क्या आपने कभी वाटरगेट स्कैंडल के बारे में सुना है? साल 1972 में अमेरिका में एक घटना हुई थी। कुछ लोग जो सत्ता के करीब थे चुपचाप अपोजिशन पार्टी के ऑफिस में घुस जाते हैं। किस लिए? इलेक्शन स्ट्रेटेजी और कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डाटा के लिए। जब ये बात सामने आई तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। आज करीब 50 साल बाद भारत में भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सिर्फ करप्शन पकड़ने का काम कर रही है या फिर पॉलिटिक्स और पावर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रही है? इसी सवाल के केंद्र में है ईडी वर्सेस आईपैक और ममता बनर्जी। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट, लॉ और डेटा के साथ इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिना किसी पार्टी के पक्ष में। सबसे पहले आईपैक को समझते हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल फर्म है जो अलग अलग पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी, वोटर आउटरीच और कैंपेन प्लानिंग करती है। पिछले कुछ सालों में आईपैक अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग समय पर काम किया है। यानी आईपैक का काम पॉलिटिक्स में है लेकिन ये खुद पॉलिटिक्स नहीं है। 8 जनवरी 2026 को सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी कोलकाता में आईपैक से जुड़े कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। ईडी का कहना था कि ये कार्रवाई 2020 से जुड़े कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इस केस में इलीगल कोल माइनिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और कुछ फंड्स के इलेक्शन में यूज होने के आरोप हैं। अब तक ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसी लगती है, लेकिन कहानी यहीं पर बदल जाती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद रेड लोकेशन पर पहुंच जाती है और उनका आरोप था ईडी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर टीएमसी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी डाटा ले जा रही है। उनका कहना था कि ये डाटा करप्शन से जुड़ी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी है और इसे जब्त करना आने वाले इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस अपने साथ रख लिए। यहीं से ये मामला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सवाल बन जाता है। अब ईडी का वर्जन सुनते हैं। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के अनुसार सर्च पूरी तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कानून के तहत लीगल थी। ऑफिसर्स को अपना काम करने से रोका गया और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी थे उन्हें फोर्सबली ले लिया गया। ईडी ने इसे इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन बताया और मामला कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ दोनों पक्ष खुद को सही मान रही है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल ये है कि अगर मामला 2020 से चल रहा था तो एक्शन ठीक इलेक्शन से पहले ही क्यों? लेकिन ईडी का कहना है इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन पर चलती है, इलेक्शन से टाइमिंग का कोई रिलेशन नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ लीगैलिटी ही मैटर नहीं करती, परसेप्शन भी मैटर करता है। जब एक्शन इलेक्शन के पास होता है तो पब्लिक ट्रस्ट पर सवाल उठते हैं। पब्लिक रिपोर्ट्स बताती है पिछले कुछ सालों में ईडी के कई हाई प्रोफाइल केसेस अपोजिशन नेताओं से जुड़े रहे हैं। कानूनी तौर पर ईडी को सर्च और सीजर का अधिकार है अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का रीजनेबल सस्पिशियन हो। लेकिन इशू तब आता है जब हम देखते हैं फाइनेंशियल क्राइम एविडेंस और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डाटा के बीच का ग्रे एरिया। अब कोर्ट को तय करना है क्या ईडी का स्कोप एक्सीड हुआ या सीएम का इंटरवेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर था। वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, यहाँ 42 लोकसभा सीट्स, स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी और ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का बड़ा सेंटर है। इसलिए बंगाल में होने वाली हर बड़ी पॉलिटिकल घटना नेशनल इम्पैक्ट रखती है। ये वीडियो किसी को गिल्टी या इनोसेंट घोषित करने के लिए नहीं है। आईपैक ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या इलेक्शन से पहले स्ट्रेटेजी डाटा का सीजर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रभावित करती है? और क्या पावर चाहे सेंटर की हो या स्टेट की लिमिट्स में रहनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।